जब भी बिहार की बात होती है तो लोग बोलते हैं यहाँ तो सिर्फ जाति की राजनीति होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक किसान का बेटा वोट देने से पहले ये सोचता है कि क्या कैंडिडेट उसकी जाति का है या नहीं? क्यों एक दलित परिवार के लिए खुद की जाति का नेता चुनना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में तो है, बट व्हाई इट्स मैटर। कहानी शुरू होती है 1800 के बिहार से। इमेजिन कीजिए एक ऐसा गांव जहां पर जमीन पर कुछ फैमिलीज का कब्जा है, जैसे कि अपर कास्ट। उनके पास जमीन थी, पढ़ाई का मौका था और ब्रिटिश ऑफिसर से कनेक्शन था। उसके बाद आती है बाकी की कौम, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ये सभी लोग खेत में मेहनत करते थे पर जमीन इनकी नहीं होती थी। चलो जमीन तो दूर की बात है, इनको स्कूल में जाना भी अलाउ नहीं था। ये सब चीजें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की नहीं थी दोस्तों, ये थी सोशल ह्यूमिलेशन। अगर कोई यादव या कोरी जनेऊ पहन ले तो उसको मारा जाता था, क्योंकि सोसाइटी के रूल्स कहते थे, जो कि जनरल कास्ट वालों ने बनाए थे, कि तुम इसके लायक नहीं हो। पर कहीं ना कहीं इंसान को कितना भी आप दबा सकते हो, बट उसकी आत्मा कभी नहीं दबती है। 1920s आता है और कुछ बदलाव की लहर आती है। यादव, कोहरी और कुर्मी कम्युनिटीज ने सोचा अब हम भी अपना ग्रुप बनाएंगे। अगर सोसाइटी हमें रेस्पेक्ट नहीं देती है तो हम खुद अपनी डिग्निटी को क्लेम करेंगे। और फिर शुरू होता है एक जनेऊ आंदोलन, जहां पर बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने जनेऊ को पहनना शुरू किया, संस्कृत को पढ़ना शुरू किया और अपनी पहचान को एक लेजिटिमाइज करने का तरीका था। पर इस मेंटेलिटी को अपर कास्ट के लोगों ने एक चैलेंज की तरह लिया और इसी कारण वहां पर काफी सारा वायलेंस हुआ, क्लैशेस हुए। यादवों को, कुर्मियों को, कोरियों को फिजिकली अटैक किया गया। पर टाइम के साथ ये लोग भी पीछे नहीं हटे। फिर 1993 में एक हिस्टोरिक मूवमेंट आता है, जहां पर होता है त्रिवेणी संघ का गठन। मतलब तीनों बैकवर्ड कास्ट, यादव, कुर्मी और कोरी, तीनों एक साथ आए और सबने मिलकर कहा कि अब से हम भी अपनी पॉलिटिकल आवाज को उठाएंगे। ये बिहार की पहली ऑर्गेनाइज्ड बैकवर्ड क्लास मूवमेंट था। पर रियलिटी ये थी कि कांग्रेस पार्टी में जो फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी, उसके अंदर भी लीडरशिप अपर कास्ट के पास ही थी। मतलब बैकवर्ड कास्ट की रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर थी। 1947 में आजादी आई, कॉन्स्टिट्यूशन बना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी और एसटी समुदाय के लोगों को एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया। पर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ओबीसी के पास कुछ भी नहीं आता है। आजादी के बाद 1950 में बिहार में लैंड रिफॉर्म्स आए, पर लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन इतना ज्यादा कमजोर था कि लैंड ओनरशिप में भी सबसे ज्यादा अपर कास्ट वाले लोग थे। अब चाहे पॉलिटिकल पावर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो या कोर्ट रूम हो, सब जगह अपर कास्ट वाले लोग ही रहे थे। और कहीं ना कहीं एक अपर कास्ट वाले लोगों का डोमिनेंस चल रहा था। अगर एक बैकवर्ड कास्ट का स्टूडेंट स्कूल जाता था तो वहां पर टीचर भी अपर कास्ट ही होता था। अगर एक वकील कोर्ट रूम में जाता था तो वहां पर जज भी अपर कास्ट होता था। अगर एक कांस्टेबल पुलिस स्टेशन जाता था तो वहां पर उसका एसीपी या इंस्पेक्टर भी अपर कास्ट ही होता था। अब धीरे धीरे टाइम के साथ नॉन अपर कास्ट वाले लोगों को ये फील हो रहा था कि तुम एक सेकंड क्लास सिटीजन हो। और ये महसूस कराने का तरीका सिर्फ मेंटल ही नहीं था। 1970 से 1980 में बिहार में कई बुरे तरीके से ब्रूटल इंसिडेंट्स हुए, जहाँ पर अपर कास्ट द्वारा बैकवर्ड क्लास के लोगों को बुरी तरह पीटा जाता। कोड़ों से उनकी पीठ लाल कर दो। ये इन सभी लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए। तुम सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इन्हें इन सब की औकात दिखा दो। मत मारो, नहीं मेरे बेटे को मत मारो, रुक जाओ। या फिर एससी एसटी वालों को पूरी तरह के पीटा जाता। टाइम के साथ जिस जातिवाद को खत्म होना चाहिए था वो बढ़ता ही जा रहा था। लोग टारगेट कर रहे थे बैकवर्ड क्लास के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को। और फिर आता है 1990s, एक गेम चेंजर साल, जहां पर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसने ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% रिजर्वेशन मिला। उस टाइम पर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए और अपर कास्ट के लोगों ने इसको मेरिट की मौत की तरह बोला। मीडियाज में काफी नेता लोग बैठकर रोड डिबेट करते कि रिजर्वेशन हमारे देश को खा जाएगा या बर्बाद कर देगा। पर बिहार के छोटे से गांव में वो एक यादव का बेटा, जो कभी आईएएस बनने की सपने में भी नहीं सोचता था, अब वो सोचने लगा। एक कुर्मी फैमिली की बेटी ने पहली बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाया। एक दुसाध का लड़का पहली बार थाने में सब इंस्पेक्टर बना। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी दोस्तों, ये एक डिग्निटी थी।
ये एक होप थी। और इन सभी चीजों के दौरान जब चीजें उथल पुथल हो रही थी, इसी टाइम पर एंट्री होती है बिहार की पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव की। भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। लालू ने बिहार में एक सिंपल फॉर्मूला दिया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी बिहार में लालू। ये पूरा मजाक लगता है पर इसके पीछे गहरी स्ट्रेटेजी है। लालू ने सोचा अगर बिहार में यादवों को जिनका वोट परसेंट 15 से 17% है और मुस्लिमों को जिनका भी वोट परसेंट 15 से 20% के अराउंड है, उनको एक कर दिया जाए तो इलेक्शन तो वो यूं ही जीत जाएंगे। लालू यादव ने यादव और मुस्लिमों को जोड़कर एक मुस्लिम यादव फॉर्मूला बनाया और पहली बार बिहार में एक बैकवर्ड कास्ट का सीएम बना, जो कि ओपनली कहता था कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं भी बैकवर्ड कास्ट से हूँ, मैं भी तुम्हारे गांव से हूँ, मैं भी तुम्हारी जुबान को बोलता हूँ। उस टाइम पर लालू यादव की रैलीज अगर आप देखोगे तो लगेगा कि ये कोई मेला हो। लोग घंटों दूर से पैदल चलकर आते थे लालू यादव का भाषण सुनने के लिए, क्योंकि पहली बार लोगों को फील हो रहा था कि पावर में उनकी जाति के लोग हैं जो कि उनकी तकलीफ को समझेंगे, जो कि उनके हरेसमेंट को समझेंगे। लालू ने 15 साल राज किया, बट हम ये भी कह सकते हैं कि उनके दौर में बिजली खराब थी, रोड खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई अच्छा था नहीं, मतलब डेवलपमेंट हुआ नहीं था। पर इसमें एक सच ये भी है कि लालू को इतने कंटिन्यू वोट मिले उसके पीछे कि पहली बार बिहार में बैकवर्ड क्लास के लोगों को ऐसा लगा कि बिहार में उनका भी हक है। पर हर एक मूवमेंट का एक काउंटर मूवमेंट जरूर होता है। जैसे ही यादवों का डोमिनेंस बिहार में बढ़ा तो बाकी बैकवर्ड कास्ट जैसे कि कुर्मी, कोहरी और खासकर जिसको ईबीसी में डाला जाता है, ये सभी कास्ट फील करने लगी कि इनका रिप्रेजेंटेशन बिहार में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम हो रहा है। और इसी कम रिप्रेजेंटेशन वाली कास्ट के एक नेता निकल के आते हैं और यहाँ एंट्री होती है हमारे नीतीश कुमार की। मालूम है आपको इस संसदीय परंपरा से, इस संसदीय लोकतंत्र से किसका सबसे अधिक लाभ हुआ? जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो लांछित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, सबसे अधिक उद्धार उन्हीं का हुआ। नीतीश कुमार एक कुर्मी लीडर थे जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है बिहार में, और नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स का फोकस रखा महादलित पे, ईबीसी पे और ओबीसी पे। उन्होंने साइकिल दी, स्कॉलरशिप दी और स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम चालू की। उन्होंने बोला बिहार में सिर्फ यादव ही बैकवर्ड नहीं है, हम भी बैकवर्ड है, हमारे साथ भी भेदभाव होता है। ये भी एक तरीके की कास्ट पॉलिटिक्स ही थी, बट ये एक डिफरेंशिएट कास्ट पॉलिटिक्स थी। नीतीश के दौर में रोड्स बने, स्कूल्स खुले, हम कह सकते हैं बिहार का जो बेसिक डेवलपमेंट होना था वो हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी ये दिखाती है कि कास्ट पॉलिटिक्स एक मोनोलिथिक चीज नहीं है, ये इन्वॉल्व करती है, अपने अंदर एक डिवीजन भी रखती है। पर यहाँ पर एक बात कॉमन है कि हर एक कास्ट बिहार में अपनी पॉलिटिक्स मांगती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम आज के मॉडर्न बिहार में, जहां पर इंडिया में 2020 में आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है और जॉब्स ही काफी आ रही है। वहीं बिहार की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। और पहली बात इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, बिहार में आज भी 33% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और इन लोगों में मेजोरिटी किसकी है? बैकवर्ड कास्ट की, एससी की, एसटी की। जब आप बिहार की मुसाहर बस्ती में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उन लोगों के पास ना तो जमीन है, ना खाने को अच्छे से खाना है, ना पीने को ढंग का पानी है। अब ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम ही एक होप होती है, फ्री राशन, हाउसिंग स्कीम, रिजर्वेशन इन जॉब। और ये स्कीम भी उनको तभी प्रोवाइड होगी जब गवर्नमेंट में, मतलब पॉलिटिक्स लीडर में, उनकी जाति का कोई रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। और दोस्तों बेसिकली ये सर्वाइवल का सवाल है, नॉट लग्जरी। अक्सर हम बात करते हैं कि लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है क्या? बट आप खुद एक बार सोचो, इंसान आइडियोलॉजी वाले फेज में तो तब जाएगा ना जब वो पेट भर के खाना खा सके, उसके पास पीने का ढंग का पानी हो, उसके पास रहने के लिए छत हो। जब ये बेसिक फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके बाद वो बंदा सोचेगा कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, या कौन सी चीज सही है या कौन सी गलत। उससे पहले जब उसके पास कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है तो वो यही सोचेगा कि बस कैसे ना कैसे करके मेरी जाति का कोई नेता बन जाए जो मेरे को बेसिक फैसिलिटी दे दे। और दूसरी बात है सोशल डिग्निटी। बिहार में आज भी गाँवों में बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता है। दलित को टेम्पल में जाने नहीं दिया जाता, इंटरकास्ट मैरिज पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है। हर साल हर महीने बिहार में काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर दलित ग्रूम को घोड़े पर बैठने से उतार दिया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, बस उसके तरीके बदले, उसके फॉर्म्स बदले। तो जब एक दलित आईएएस ऑफिसर बन जाता है या एक ओबीसी का बंदा एमएलए बन जाता है, ये उसकी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं होती, ये पूरी कम्युनिटी की सक्सेस होती है, पूरे गांव की सक्सेस होती है। पूरे गांव को पता रहता है, पूरी जाति के लोगों को पता रहता है कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ
तो हमको बचाने वाला कोई तो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है। जब आपकी जाति का कोई नेता हो तो आपकी प्रॉब्लम्स को पर्सनली समझा जाएगा। जब भी कोई नेता ब्राह्मण या राजपूत होता है तो वो भी अपनी जाति के लिए अच्छा सोचेगा। उसको पता रहेगा कि मेरे कम्युनिटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। यही सेम चीज अगर अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों में होगी, यही सेम चीज एससी में होगी, एसटी में होगी। लीडर को पता रहेगा कि मेरे लोग किस तरीके की चीजों को झेल रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का हरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी उनमें से एक है। अब बिहार की राजनीति में अलायंस भी कास्ट बेस पर चलती है। आरजेडी का बेस है यादव और मुस्लिम, जिसकी संख्या है 15% और 17%। जेडीयू का बेस है कुर्मी, कोरी और ईबीसी, जिसकी टोटल पॉपुलेशन आई थिंक 30 से 32% समथिंग है। बीजेपी का बेस्ड है अपर कास्ट, जो कि 10 से 15% ही है। इसलिए बीजेपी ने अभी रिसेंटली नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था। इसलिए जब भी अलायंस बनती है तो कोई ना कोई ग्रुप्स बिहार में कंबाइन होता ही है। और ये पूरी कास्ट मैथमेटिक हर पार्टी यूज में लेती है बिहार में। और बिहार में बेसिकली सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी बेसिस पे होता है कि कौन से एरिया में कौन सी जाति का एमएलए। अब हमने इन सभी चीजों पर बात करी है, बट हम बात करेंगे कास्ट पॉलिटिक्स का ब्रॉडर इम्पैक्ट। आज बिहार के टाइम पर ज्यादातर आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, उनमें से मेजोरिटी ओबीसी, एससी, एसटी में से है। और ये सब चीजें मंडल कमीशन का ही रिजल्ट है। रिजर्वेशन ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कुछ सोचने की, कुछ करने की। बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी डॉक्टर है, उनमें से अब के टाइम पर कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ओबीसी है, एसटी है, एससी है। उनके पेरेंट्स ने तो सपनों में जरूर सोचा था कि उनके बेटा आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर बनेंगे, बट उनके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर ने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी। और अगर मंडल कमीशन नहीं होता तो आज के टाइम पर बिहार में कई सारी चीजें अपर कास्ट वालों का पास ही होती। और ये कास्ट पॉलिटिक्स जो आप देखते आ रहे हो, ये नहीं होता। अब मैं जानता हूँ कि ये बात भी सच है कि कास्ट पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट रुक जाता है कंट्री का, और लोग मेरिट को भी इग्नोर कर देते हैं। बट पहली बात यह है कि मेरिट भी तो प्रिविलेज का प्रोडक्ट है। अगर आपके पास अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, अच्छी एजुकेशन है, इंटरनेट है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप बेटर परफॉर्म करोगे ही। और आप एक मुसाहर बस्ती से हो जहाँ पर आपके पास एक बिजली भी नहीं है, पीने का ढंग का पानी नहीं है, पेट भर के आप खाना भी नहीं खा पा रहे, और आपको स्कूल कॉलेज में तो घुसने भी नहीं दिया जाता, तो आप उन लोगों से कैसे compete करोगे। रिजर्वेशन और कास्ट पॉलिटिक्स एक लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड करने की जरूरत है। मतलब ये जरूरी भी नहीं है, बट फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, माना ये सारी चीजें परफेक्ट नहीं है, बट ये जरूरी है। और दूसरी बात, डेवलपमेंट और कास्ट पॉलिटिक्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। अब नीतीश कुमार को ही देख लो, उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स भी की और बिहार में बेसिक डेवलपमेंट भी किया। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सच्चे दिल से। जब आप एक दलित के बच्चे को देखते हो जो कि आईएएस बन चुका है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, वो अपने पूरे गांव की एक होप है, वो एक गांव के लिए मैसेज है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब तक महादलित का एक लड़का इंजीनियर बन जाता है तो वो अपने उन एंसेस्टर की लिमिटेशन को तोड़ देता है, और ये लिमिटेशन को तोड़ना ही तो रीजन है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन का। और ये सभी चीजें कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स ने उनको पॉलिटिकल पावर दी, रिजर्वेशन दिया। हाँ, माना सिस्टम परफेक्ट नहीं है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दे यार। ये सिस्टम आपके लिए नॉर्मल है, बट लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के लिए एक रास्ता है अपनी डिग्निटी को पाने का, अपने रेस्पेक्ट के लिए लड़ने का, अपना हक मांगने का। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में इन फ्यूचर ऐसा भी कोई दिन आएगा, कोई इलेक्शन आएगा जहां पर कास्ट से हटकर बातें होगी, जब कास्ट मैटर ही नहीं करेगी, बात केवल डेवलपमेंट की होगी। मैं पर्सनली मानता हूं कि हाँ, वो दिन जरूर आएगा, बट वो दिन अभी नहीं आया। जब तक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, जब तक रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल होगा, और तब तक कास्ट पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी। पर हाँ, एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो है कास्ट पॉलिटिक्स के साथ डेवलपमेंट। कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं, और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे कि आज यहाँ पर आए, तो हाथ उठा के बताओ ना भाई, पूरा जोर से। जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए। और उसके बाद
कोई इधर से सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, रियल एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए। जॉब्स चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कास्ट पॉलिटिक्स एक इंटरमीडिएट स्टेप बने, नॉट परमानेंट। और गोल ये होना चाहिए कि एक दिन बिहार में हर इंसान, इंडिया में हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी से जज हो, ना कि अपनी जाति से। पर वो ट्रांजिशनल पीरियड के लिए अभी के टाइम पे बिहार जैसे स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। और आपका क्या ओपिनियन था इस पूरे मैटर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।